अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 22। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केस 2 किया था, जिसके अंदर आप लोगों के पास दो बॉडीज़ थी, जिसमें से एक बॉडी मूव वर्टिकली थी, यानी एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही थी और दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टली प्लेस थी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर एक्सीलरेशन और टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आज, जो हमारे पास है फ्रिक्शन, मोमेंटम वाला टॉपिक, उसके मैं बात करवाऊंगी। सही है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ओके, फ्रिक्शन पेज नंबर 61 पे आप लोग के पास फ्रिक्शन गिवन है। सब लोग अपनी बुक्स के पेज नंबर 61 पे आ जाइए। फ्रिक्शन बहुत इजी सा टॉपिक है, जो कि आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्या समझ आता है आप लोग को फ्रिक्शन से? फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन क्या है आप लोग के पास? जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन से डील कर रहे होते हैं, सही है, तो उस वक्त हमारे पास एक वर्ड ज़रूर आ रहा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी वाइल इन कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट विद द अदर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या है? जब आप लोग के पास एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में होती है, तो क्या होता है? एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि अपोज करती है उस बॉडी की मोशन को। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है, जब वो आप लोग के पास रोड के ऊपर चल रही होती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है किस किस के इन बिटवीन? टायर्स के दरमियान में और रोड के दरमियान में। ठीक है, इसी वजह से जब रेनी सीज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, रेनी सीज़न होता है, उस वक्त आपको पता है एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह क्या होता है? रेनी सीज़न की वजह से जो हमारी रोड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं, तो ब्रेक सप्लाई फॉर जितने करने चाहिए, अगर उसी जगह पे आके आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फिर गाड़ी जो है वो आगे जाके टकरा सकती है, एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। क्यों? क्योंकि स्लिपरी रोड की वजह से फ्रिक्शन कम हो गई है। तो इसके लिए क्या अच्छा तरीका है? इसके लिए ये है कि जिस पोजीशन से आप लोग ब्रेक अप्लाई करना शुरू करते हैं, आप उसे थोड़ी पहले से अप्लाई करना शुरू करें, मतलब स्लोली गाड़ी रुकेगी, अदरवाइज फ्रिक्शन जितनी कम हो जाएगी वो स्लिपरी रोड पे स्लिप होते हुए आगे चली जाएगी। समझ आ रहा है हम लोगों को? ओके, फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in our daily life. For example, it allows us to walk and is necessary for the motion of wheels in the cars. अब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आता है कि हम क्या कैसे बोल सकते हैं कि हमें वॉक करने में भी, यानी हमें चलने फिरने में भी फ्रिक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उसकी क्या वजह है? अगर हमारे पास ऐसी कोई आप लोग प्लेस ले लें जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिपरी प्लेस होती है, कोई सी भी, सही, ये बहुत ज़्यादा टाइल्ड होता है, उस वक्त क्या होता है? आप लोग के स्लिप होने के, गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग के पास फ्रिक्शन वहाँ पर क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ आ गई हमारे पास, आप लोग के पास व्हील्स वाली जो है वो एग्जांपल मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। इसके अंदर जो दूसरी एग्जांपल गिवन है वो कार्स की एग्जांपल गिवन है। ठीक है, और हमारे चलने फिरने में भी क्या होता है? फ्रिक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ टू सरफेसेस, सो इट इज़ अनअवॉइडेबल बिकॉज देयर इज no perfect smooth surface. When an object rubs against another, the roughness of their surface prevent them from sliding freely over one another. फ्रिक्शन की होती है किसी भी दो सरफेसेस के दरमियान जो रफनेस होती है, ठीक है, दो सरफेसेस के दरमियान रफनेस होती है, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही होती है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है। ये अनअवॉइडेबल होती है, क्योंकि हम लोग ये सपोज तो कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रिक्शन लेस हो जाए, लेकिन ये बहुत कहना चाहिए कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन लेस हो जाए, क्योंकि उसकी सरफेस जो है वो कितनी ही स्मूथ नज़र आए, ऊपर से स्मूथ नज़र आ रही है, लेकिन इंटरनली जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कुछ ना कुछ रफनेस आ रही होती है। अब इसकी एक एग्जांपल बहुत अच्छी हम लोग कर सकते हैं, वो क्या है? हम लोग के पास अगर हम देखें तो फ्रिक्शन जो है, अगर हम अपने हैंड्स को, दोनों हैंड्स को आप रगड़ के देखें, सही है, फ्रिक्शन को अगर हम उर्दू में बोलें तो उसके मीनिंग्स भी रगड़ के ही हैं। अगर हम अपने दोनों हैंड्स को रब करते हैं तो हमें खुद फील होगा कि एक तो
क्या हो रही है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते हुए रगड़ फील हो रही होगी, ठीक है। तो वो क्या है आप लोग के पास, फ्रिक्शन हो गई है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ जो आ जाती है वो ये हम लोग के पास है, we can observe the effect of friction by placing a wooden block on the horizontal surface of the table। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि फिगर 4.12 के अंदर इन्होंने करके बताया है कि अगर हम फ्रिक्शन कैसे कर सकते हैं, इफेक्ट हम फ्रिक्शन के कैसे देख सकते हैं। एक वुडन ब्लॉक को हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस करते हैं, ठीक है। द ब्लॉक इज अटैच टू द वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ पुली, अ स्लॉटेड वेट इज टाइड टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एक एंड पे आपने एक वेट हैंग कर दिया और दूसरे एंड पे आप लोग के पास क्या है, स्ट्रिंग के ब्लॉक है, और ये स्ट्रिंग जो है वो किसके ऊपर से पास हो रहा है, पुली के ऊपर से पास हो रहा है। A force F equal to the weight attached to the string acts on the block towards the right। किस साइड पर आप लोग के पास एक्ट कर रही होगी, ये फिगर देख लीजिए आपकी अपनी बुक के अंदर, पेज नंबर 61 के अंदर फिगर गिवन है, सही है। ये वाली फिगर है जो कि मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अ फोर्स F इक्वल टू द वेट अटैच टू द स्ट्रिंग एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टूवर्ड्स द राइट। फोर्स F कितनी किसके इक्वल होगी, इक्वल टू द वेट अटैच, कितने वेट के बराबर। जाहिर सी बात है अगर हम लोग इस तरह से बोलें कि किसी भी सरफेस के ऊपर ब्लॉक को एक हम लोग प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ब्लॉक को प्लेस कर देते हैं और आप लोग इसके थ्रेड के थ्रू ये पुली के ऊपर से पास होके ये एक वेट हैंग हुआ है, ओके। इस तरह से जो फोर्स इसको इस ब्लॉक को मूव करवा रही होगी वो किसके इक्वल होगी, ऑब्वियसली इस वेट के इक्वल होगी। किस वेट के इक्वल होगी, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग के थ्रू हैंग हुआ है, ठीक है। ऑल्दो दिस फोर्स इज ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द मोशन इन द ब्लॉक। द रीजन इज दैट द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस द अप्लाइड फोर्स ड्यू टू द वेट। ये जो वेट है, ठीक है, ये इसके मुकाबले में क्या होगा, आप लोग के पास इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो इस ब्लॉक को मूव करवा सके। उसकी वजह क्या लिखी हुई है, उसकी वजह ये लिखी है, द रीज़न इज दैट द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स ड्यू टू द वेट। कौन सी वाली फोर्स बैलेंस कर रही होगी, अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस कर रही होगी जो कि वेट इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। यानी ये वेट जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उसके इक्वल आ गई होगी, जिसकी वजह से वो इससे ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये ब्लॉक अभी मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं मूव कर सकता, हालांकि ये जो वेट है वो इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग अपनी फिगर के अंदर सबसे फर्स्ट वाली फिगर देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि अभी ये ब्लॉक क्या है, मूव नहीं कर रहा है। अब हम क्या करें, अपने वेट को इंक्रीज करते चले जाएं। यहाँ पर क्या है, इस वेट को क्या करना शुरू करें, इंक्रीज करना शुरू कर दें। हम इसको वेट को इंक्रीज करते चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग जो है आप लोग के पास इन दोनों से अटैच हुआ है। ये वेट इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पे भी फोर्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये ब्लॉक को क्या करना चाहिए, मूव कर जाना चाहिए। कहाँ पे मूव करना चाहिए, राइट साइड पे मूव करना चाहिए, लेकिन ये अभी भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद की अगर हम फिगर्स देखते रहें, ये आप लोग देख सकते हैं अपनी अपनी बुक्स के अंदर, फिगर देखिएगा। इसके अंदर, इसमें और इसमें 3 फिगर्स के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा है कि तीनों के अंदर इस ब्लॉक ने मूव किया। उसकी वजह क्या है कि जब आप लोग यहाँ पे वेट इंक्रीज करते हैं तो ये इस ब्लॉक के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन जैसे ही फोर्स इंक्रीज होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी यानी अपोजिंग फोर्स भी हमारे पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे आप लोग के पास पेज नंबर 61 के लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, नाउ गो ऑन इंक्रीजिंग द वेट ग्रेजुअली you will see that the block does not move. As the applied force increases, the force of friction also increases and reaches a maximum or limiting value, which depends upon the nature of the surface in contact as well as the magnitude of the weight of the block, and the block is on the point of sliding. जैसे जैसे आप लोगों ने
इसके अंदर क्या किया, वेट इंक्रीज किया। वेट इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पे जो फोर्स ब्लॉक के ऊपर अप्लाई हो रही है वो भी बढ़ रही है, और साथ में आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ रही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आप लोगों के पास बढ़ती है, फ्रिक्शन की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, यानी वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाती है, वहाँ तक बढ़ सकती है। उसके बाद क्या होगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब वो उस मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर लेगा तो उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग के पास लिमिटिंग वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रिक्शन की नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, यानी आप लोग के पास कौन सी सरफेस जो है वो इन कांटेक्ट है, आप लोग के पास फ्रिक्शन उसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी नेचर पे डिपेंड करती है कि कौन से दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनकी कौन से दो सरफेसेस हैं जो आपस में कांटेक्ट में हैं, एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक। और किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेट ऑफ द ब्लॉक के ऊपर भी डिपेंड करती है, एंड द ब्लॉक इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप लोग के पास जैसे जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाती है, यानी मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है, अब हमारे पास ब्लॉक किस पे आ जाएगा, पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे आ जाएगा। यानी अब हम इससे ज़्यादा जैसे इंक्रीज करेंगे तो हमारा ब्लॉक क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना, यानी स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which just stops the body from sliding or moving is called limiting friction। सही है, आप लोग के पास मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, या तो वो बॉडी को स्टॉप कर दे स्लाइडिंग से या फिर मूव कर दे, वो हम लोग के पास कौन सी कहलाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। आफ्टर द मोशन स्टार्ट्स देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज इट रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम और लिमिटिंग वैल्यू। जैसी फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचती है तो उसके बाद जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब आप चाहे जितनी भी फोर्स अप्लाई करते चले जाएं किसी भी बॉडी के ऊपर, तो आप लोग के पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होगी। अब अगर ऐसे ही होता कि जैसे जितनी आप फोर्स अप्लाई करते चले जाते और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी साथ में इंक्रीज कंटिन्यूस होती चली जाती, तो आप बताएं मूवमेंट किसी भी बॉडी की कैसे होती, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं होता ना। तो इस वक्त क्या होता है, आप लोग जैसे ही लिमिट फ्रिक्शन की लिमिट क्रॉस कर लेती है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर लेती है, तो फिर अब वो बॉडी को स्टॉप होना है तो स्टॉप हो जाती है, और अगर वो मूव करा रही है तो मूव करना है तो मूव करना स्टार्ट कर देती है। When a block is sliding over a surface, the frictional force which exists during the motion of the block is called the sliding friction। अगर कोई बॉडी या अगर कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है किसी सरफेस के ऊपर, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है इस मोशन ऑफ द ब्लॉक के अंदर, वो कौन सी फ्रिक्शन होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। एंड व्हेन अ बॉडी, एग्जांपल अ स्फेरिकल बॉल rolls on a surface, it experiences an opposing force called the rolling friction। जब आप लोग के पास कोई बॉडी स्लाइड कर रही होती है तो उसके ऊपर कौन सी वाली फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और आप लोग के पास अगर कोई बॉडी रोल कर रही होती है, सही है, कोई स्फेरिकल बॉडी होती है, तो उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स कौन सी आ रही होती है, रोलिंग फ्रिक्शन आ रही होती है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि हमारे पास, मैं आप लोगों को बोलूँ कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है या फिर रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, तो आप लोग मुझे बताएं स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगी या रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। अब उसके लिए हम एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल मैं यहाँ पर कोट करती हूँ कि आप लोगों ने देखा है जब हमारे पास कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उन हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग व्हील यूज़ करते हैं। उसकी क्या वजह होती है, देखें, अगर कोई गाड़ी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर हमारे पास गाड़ी जो है, अगर उसके अंदर व्हील्स नहीं होते और ये रोड है, सही है, यहाँ से अगर गाड़ी के हम व्हील्स हटाते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी बड़ी गाड़ी होगी, सही, जितनी बड़ी गाड़ी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पोर्शन के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा होगा, फ्रिक्शन अप्लाई होगी। क्या अप्लाई होगी, फ्रिक्शन अप्लाई होगी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होगी वो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इसको मूव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसकी बजाय अगर मैं यहाँ पर गाड़ी के अंदर हमारे पास क्या आ जाए, व्हील्स आ जाएं, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा तो आप लोग के पास ये बॉडी इन कांटेक्ट नहीं है इस फ्लोर के साथ, इस रोड के साथ होती है इतनी ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ व्हील का इतना सा पोर्शन जो है वो हमारे पास क्या है, रोड
से इन कांटेक्ट है। सही, चारों व्हील्स का क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन जो होता है, चाहे वो मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूस, पहले ये वाला पोर्शन इन कांटेक्ट होगा, फिर ये कांटेक्ट में हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये वाले कंटिन्यूस मूवमेंट में होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितना पोर्शन आप लोगों के पास इन कांटेक्ट होता है, सिर्फ इतना कम होता है, जिसकी वजह से सिर्फ इतने हिस्से के ऊपर आप लोगों के पास फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होती है। बाकी इधर कहीं पे फ्रिक्शन अप्लाई होते हुए नज़र नहीं आ रही, यहाँ नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रही। इसी वजह से मूवमेंट जो होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है। अगर हमारे पास, इसी वजह से जितने भी हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ज़्यादातर उनके अंदर जितनी हैवी मशीन्स होती हैं, उनको इधर से उधर मूव कराने के लिए क्या होता है, उनके लिए व्हील यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है किसके मुकाबले में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में इसीलिए कम होती है। अब आप लोग को ही मैं बोल दूँ ना, आप लोग को मैं बोलूँ कि आप लोग जैसे डाइस हैं, टेबल्स हैं, उसको स्लाइड करके लेके आएँ, उसकी जगह अगर वहाँ पे आप लोग के पास 2 व्हील्स लगा दिए जाएँ, तो आपको क्या चीज़ ज़्यादा ईजी लगेगी, स्लाइड करके लाना ज़्यादा ईजी लगेगा या फिर उसको व्हील के थ्रू लेके आना ज़्यादा ईजी लगेगा। ऑब्वियसली जिसके अंदर व्हील लगे हुए होंगे वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो होगी उसमें कम हो जाएगी। ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई मसला? ओके, व्हेन वी टॉक ऑफ फ्रिक्शन वी ओनली मीन लिमिटिंग फ्रिक्शंस। Now consider forces on the wooden block placed on the table. There are 2 forces acting on the block. ठीक है, one is the weight of the block W, which is acting vertically downward, and the other reaction of the table acting vertically upward. ये चीज़ जो हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ऑलरेडी बार बार पढ़ते हैं कि अगर कोई ब्लॉक जो है वो टेबल के ऊपर प्लेस हुआ है, तो उसका जो वेट होगा वो कहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। और जितना आप लोग के पास डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा होगा, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होगा किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। जैसे आप लोग के पास फिगर पेज नंबर 62 के ऊपर है, ये फिगर देख लीजिए आप लोग, ये वाली फिगर है, नज़र आ रही है आप लोगों को। ये ब्लॉक है जिसका वेट W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली सेम नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में। इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स Fs। अच्छा, इस ब्लॉक के आगे पहले हम इस फिगर को तो ज़रा दोबारा से देख लेते हैं। इस ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्सेस हैं, उसके बाद थ्रेड के थ्रू जो है हमारे पास क्या है, यानी स्ट्रिंग के थ्रू एक वेट हैंग हुआ हुआ। ये वही वाली फिगर बन गई जिससे कि हमारे पास फिगर 4.12 की एग्जांपल है, वही वाली बता रहे। और वो स्ट्रिंग किसके ऊपर से पास हो रहा है, पुली के ऊपर से पास हो रहा है। ठीक है, अगर वेट इतना बढ़ जाए कि वो फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से एक्सीड कर चुकी हो, उसकी फ्रिक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम फ्रिक्शन से इंक्रीज कर जाएगी, तो हमारे पास ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड कर लेगा, स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। It is found experimentally that the limiting frictional force Fs is proportional to the total weight pressing the block against the table or normal reaction. Mathematically we can write as, आप लोग के पास क्या है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूव हुई हुई है या फाउंड हुई हुई है कि हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होती है, अभी मैंने आप लोगों को बोला जैसे जैसे वेट बढ़ रहा होता है आप लोग के पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होती है, बढ़ रही होती है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेट और R क्या है हमारे पास, सेम है, तो इसीलिए Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। अब जब भी हम लोग क्या हटा रहे होते हैं, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमें क्या लगाना होता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, म्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है, म्यू R। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगेगा जो कि हमारे पास क्या आ गया है, म्यू आ गया है। तो Fs इज इक्वल टू म्यू R। और अगर हम म्यू को निकालते हैं, म्यू किसके बराबर होगा, म्यू को यहीं पे छोड़ दें तो Fs अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, where mu is the constant of proportionality which depends upon the nature of the surfaces of the block। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, nature of the surfaces of the block, यानी ब्लॉक के nature of the surface of the block, ब्लॉक की और टेबल की दोनों के surfaces के
नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस नेचर के हैं, इधर वो वुड की हैं, मेटल की हैं, या एक मेटल है एक दूसरा वुड है। इन दोनों सरफेसेस के दरमियान में फ्रिक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि दोनों किसके ऊपर है, नेचर क्या है उनकी। सही है, तो ये आप लोग के पास हो गया है म्यू को हम और क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? ये आप लोग के पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है म्यू, जो कि आप लोग के पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेसेस। अब वो कौन कौन सी सरफेस हैं यहाँ पर, जैसे आप लोग के पास फॉर एग्जांपल टेबल हमारे पास वुड थी और हम बोलते हैं कि ब्लॉक जो था वो मेटल का था। अब हम देखें म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास कहाँ से देख सकते हैं, पेज नंबर 63 पे टेबल है आप लोग के पास, लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स के इन बिटवीन वुड एंड वुड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है 0.3, बिटवीन वुड एंड स्टोन 0.4, मेटल एंड मेटल 0.2, बिटवीन वुड एंड लेदर 0.4। ये सारे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपको गिवन है टेबल 4.1 में पेज नंबर 63 पर, ये देख लीजिए आप लोग, ये आप लोग को मार्क कर लीजिए, ये याद करने हैं। ठीक है, ये आप लोग के पास ब्लैंक्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये वाला टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया कि आप लोग के पास एफ एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। फिर हम लोगों ने जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो म्यू आ गया। म्यू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। अब आगे हम देखते हैं, एज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक इफ द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर किसके बराबर होता है, डब्ल्यू के इक्वल होता है। आर की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू के बराबर होती है, और डब्ल्यू क्या होता है, एम जी होता है। डब्ल्यू क्या है, एम जी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, एम जी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सही है, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 4.16 वी गेट, तो म्यू की वैल्यू जो हमारे पास पहले आई थी एफ एस अपॉन आर, यही आई थी। तो आर की जगह हम क्या लिखते हैं, मैंने ये एरेज नहीं किया है, इस कैसे नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग F की वैल्यू निकालें, सही है, फोर्स निकालेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम निकालते हैं तो म्यू और एम जी को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ सरफेसेस। ये आप लोग के पास बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस। जो भी आप लोग के पास पेयर ऑफ सरफेसेस गिवन है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और डिफरेंट होता है डिफरेंट पेयर्स ऑफ सरफेसेस के लिए। और आप लोग के पास ये कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हैं वो उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। ये आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और फिर याद भी कर लीजिएगा। ठीक है क्लास, इसमें यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये लेक्चर समझ आ गया। बहुत इजी सा टॉपिक है, फ्रिक्शन हमें पता है क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन आप लोगों को मैंने बता दिए क्या है। उसके बाद या तो मोशन स्टार्ट हो जाती है या अगर बॉडी को स्टॉप होना है तो बॉडी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, बाकी ये मार्किंग जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगी। अभी आप लोग इस टॉपिक को जहाँ से मैंने पढ़ाया है पेज नंबर 61 फ्रिक्शन से लेकर मैंने पेज नंबर 63 एग्जाम्पल 4.5 से ऊपर तक आप लोगों ने पढ़ा है। इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, नहीं कुछ समझ आए तो पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।